नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज आप लोगों को जानकर अच्छा लगेगा कि कैमरे पर यानी मेरे सामने और कैमरे के पीछे खुद शम सर खड़े हैं और उनके साथ विनोद शिकारपुरी जी जो हमारे सीनियर कैमरा पर्सन हैं। शम सर ने आज कहा है कि मैं खुद बैनर्जी के लिए स्टोरी रिकॉर्ड करूंगा, तो इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑब्वियसली वो खुशी आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। लेकिन आइए अब मुद्दे की बात करते हैं और सीधे जो भी वाकया, जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो आप लोगों को सुनाता हूँ। ये मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का है और घटना है पिछले महीने की यानी जनवरी की। यहाँ 17 जनवरी को सुल्तानपुर में एक सुनसान जगह पर एक लाश पड़ी हुई मिलती है। लाश पूरी तरह से जली हुई थी, यानी जिस शख्स की मौत हुई थी उसे देखकर उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था कि ये बंदा कौन था, मेल या फीमेल, ये तो डिस्टिंग्विश फिर भी हो पा रहा था, लेकिन मरने वाला आदमी कौन था, उसकी क्या पहचान थी, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लाश पूरी तरह से जली हुई थी और लाश के आसपास का इलाका भी जला हुआ था। वहाँ की जो झाड़ियाँ, जो घास वगैरह होते हैं वो भी जले हुए थे और इसे देखकर ये लग रहा था कि जिस जगह पर ये लाश पड़ी थी उसकी मौत भी उसी जगह हुई होगी, यानी वो उसी जगह जला भी होगा। बहरहाल जब इस लाश के बारे में आसपास के लोगों को खबर मिली, उन्होंने सुल्तानपुर पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म की। सुल्तानपुर पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँची और इससे पहले कि पुलिस उस लाश की पहचान कर पाती और उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटा पाती, तब तक सुल्तानपुर का ही एक जो नौजवान है जिसका नाम है विक्रांत वर्मा, उसके गायब होने की खबर सामने आई। पता चला कि विक्रांत वर्मा नाम का एक नौजवान अपने घर से गायब है और ठीक एक रोज़ पहले, यानी 17 जनवरी को ये डेड बॉडी मिली थी, ठीक एक रोज़ पहले 16 जनवरी को वो लड़का गायब हुआ था। उसके घर वाले अपने बेटे को बहुत बेसब्री से ढूंढ रहे थे। घर का जवान बेटा गायब हो गया तो घर वालों का ढूंढना लाजमी था। इसी बीच उस लड़के के कुछ दोस्तों ने घर वालों को और आसपास के लोगों को ये खबर दी कि विक्रांत ने खुदकुशी कर ली है और उसने खुदकुशी खुद को आग लगाकर की है। ये अपने आप में एक बड़ी बात, एक बड़ी जानकारी थी। घर वाले बहुत परेशान हुए। वो उस जगह पर भागे भागे पहुँचे जहाँ पर वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसको बहुत बारीकी से घर वालों ने देखने, समझने और पहचानने की कोशिश की, लेकिन लाश की हालत ऐसी थी कि घर वाले भी नहीं पहचान पाए कि ये वाकई उनके बेटे विक्रांत की लाश है भी या नहीं। लेकिन जब दोस्तों ने कहा कि खुदकुशी की है, विक्रांत कह रहा था कि वो जान दे देगा, इस तरह की बातें जब पता चली तो घर वाले बहुत परेशान हुए और उन्होंने जाकर थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी और मौत की रिपोर्ट लिखा दी। बल्कि घर वालों का तो ये कहना था कि किसी ने उनके बेटे की हत्या कर दी है, इसीलिए इस मामले की जांच की जानी चाहिए और ये पता किया जाना चाहिए कि उनके बेटे विक्रांत की जान किसने ली। अब घर वालों के रिपोर्ट देने पर पुलिस ने इस सिलसिले में मर्डर का केस रजिस्टर किया और इस मामले की जाँच चालू की। तो आपको पता है आजकल ज़्यादातर मामलों की जांच जो है वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल सर्विलांस से ही शुरू होती है, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा क्लू छुपे हुए होते हैं। तो पुलिस ने सबसे पहले विक्रांत के मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी जुटाया और उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की। पता चला कि 16 और 17 तारीख की दरमियानी रात को विक्रांत का मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन चलिए, फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया, उस फ़ोन पर किससे बात होती थी, किससे चैटिंग होती थी, इसकी जानकारी पुलिस टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए निकाल सकती थी और पुलिस ने वो किया। पुलिस ने उस फ़ोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकलवाया और बहुत बारीकी से उसमें जितने भी कॉल्स उस नंबर से किए गए थे और रिसीव किए गए थे, उन सारे कॉल्स को पुलिस ने बहुत बारीकी से रीड करना शुरू किया, उसका मुआयना करना शुरू किया। और इस कोशिश में पुलिस को एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में पता चला जिस पर विक्रांत की बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी, मतलब फ्रीक्वेंटली बातचीत होती थी और लंबी लंबी बातें होती थी। आमतौर पर कुछ ऐसे जैसे किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच आपस में बातें होती हैं। तो पुलिस ने अब उस नंबर के बारे में जानकारी जुटाई और उस नंबर को भी पुलिस ने ट्रेस करने की कोशिश की, मगर पुलिस को तब झटका लगा जब उसने देखा कि वो नंबर भी स्विच ऑफ है। अब पुलिस अपने लेवल पर जानकारी जुटाने लगी कि आखिर विक्रांत की उस नंबर पर किससे बात होती थी, क्या वो वाकई कोई लड़की है या उसका कोई दोस्त है, विक्रांत के किससे कनेक्शंस थे। पुलिस ने यह भी देखा कि CDR में उसकी जो तथाकथित मौत है विक्रांत की, उसके कुछ समय पहले तक भी उसकी उस लड़की से बातचीत हुई थी। तो ऐसे में वो लड़की या वो नंबर जो भी कह लें, वो पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उसके बारे में पुलिस को जानकारी जुटानी थी। पुलिस ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि वो नंबर जो है वाकई एक लड़की का है और वो लड़की
हरियाणा के पानीपत में रहती है। सुल्तानपुर से कई 100 किलोमीटर दूर यह जगह है। अब यूपी की पुलिस को हरियाणा के पानीपत में उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ट्रैप लगाना था और वहाँ पर निगरानी करनी थी कि क्या वाकई उस नंबर पर वो लड़की पुलिस को नज़र आती है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रांत के कत्ल की का कोई राज इस लड़की की हरियाणा में होने से रिलेटेड हो। ये सारी बातें जो है पुलिस पता कर रही थी और पुलिस ने हरियाणा में अब अपनी निगरानी शुरू कर दी, सर्विलांस शुरू कर दिया। और इसका असर ये हुआ कि कुछ एक दिनों तक हरियाणा में उस लड़की के घर के आसपास सादे लिबास में पुलिस वाले तैनात रहे। और एक रोज़ आपको जानकर हैरानी होगी कि वही लड़का हरियाणा में नज़र आया जिस लड़के की सुल्तानपुर में जलने की वजह से मौत हो गई थी, यानी विक्रांत वर्मा। यानी विक्रांत वर्मा जिंदा था और वो हरियाणा में अपनी गर्लफ्रेंड के पास उससे मिलने गया था। अब पुलिस को जब विक्रांत वर्मा नज़र आया तो पुलिस ने बिना देर किए हुए विक्रांत को धर दबोचा। विक्रांत ने पहले तो खुद के विक्रांत होने की बात से ही इनकार कर दिया, अपना कुछ और नाम बताने लगा, विकी विकी बताने लगा अपना नाम, लेकिन विक्रांत होने की बात से वो इनकार कर रहा था। अब पुलिस उसे हरियाणा से गिरफ्तार करके सुल्तानपुर लेकर आई। पुलिस को यकीन था कि ये विक्रांत ही है। पुलिस के पास दूसरे ऐसे लोग थे जो ये प्रूव कर रहे थे या एविडेंस दे रहे थे कि हाँ आपने सही आदमी को पकड़ा है। उसके बाद विक्रांत से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने मान लिया कि हाँ उसका नाम विक्रांत है और उसने अपनी खुदकुशी की बात जो है वो झूठी फैला दी थी। यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी बता दिया था कि वो खुदकुशी कर चुका है, मर चुका है। और इस काम में उसके दोस्तों ने उसकी मदद की। उसने 2 दोस्तों के नाम लिए जिनमें एक दोस्त का नाम अनुज है और दूसरे का नाम है शक्तिमान। अब पुलिस अनुज और शक्तिमान की भी तलाश करने लगी, क्योंकि एक आदमी जो अपनी मौत के बारे में झूठी खबर फैला रहा है और उस खबर को फैलाने में 2 लोग अगर उसकी मदद कर रहे हैं तो वो भी उस अपराध में बराबर के भागीदार हैं। तो ऐसे में पुलिस अनुज और शक्तिमान की भी तलाश करने लगी और पुलिस ने विक्रांत से ये पूछा कि भाई आखिर इतना ड्रामा क्यों तुमने अपनी मौत का झूठ फैलाया। और सबसे बड़ी बात ये कि चलो तुमने मौत का झूठ जो फैलाया उसकी कहानी भी हम सुनेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि वो शख्स कौन था जिसकी लाश 16 और 17 तारीख की रात को या 17 की सुबह को लोगों को मिली थी और जिसकी लाश को तुमने अपनी लाश बताने की कोशिश की थी। वो आदमी कौन है। विक्रांत इस बारे में भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती की तो उसे अपना मुंह खोलना ही पड़ा। ये एक बुजुर्ग आदमी था जिसका नाम था द्वारिकानाथ शुक्ला और ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, ग्रामीण इलाकों में होता है, छोटे छोटे डिस्पेंसरीज, उस डिस्पेंसरी में ड्राइवर के तौर पर काम करता था। लेकिन बुजुर्ग द्वारिकानाथ शुक्ला की एक बुरी आदत ये थी कि उन्हें शराब की बड़ी ज़बरदस्त लत थी और कोई भी अगर उन्हें शराब पीने पिलाने के लिए दावत देता था तो अक्सर ये देखा जाता था कि द्वारिकानाथ शुक्ला जो है उनके साथ चले जाते थे। ये एक आप कमी कह लीजिए, बुराई कह लीजिए, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो शुक्ला जी में ये कमी थी। ये जो विक्रांत है और उसके जो दोस्त हैं अनुज और शक्तिमान, ये काफ़ी समय से किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे जिसको वो अपना शिकार बना सके। और एक प्लानिंग के तहत विक्रांत, अनुज और शक्तिमान ने 16 तारीख की शाम को ड्राइवर द्वारिकानाथ शुक्ल को अपने साथ ड्रिंक्स के लिए, अपने साथ पार्टी के लिए इनवाइट किया। शुक्ला उसके लिए तैयार हो गए और फिर ये लोग शुक्ला को लेकर गए एक सुनसान जगह पर और वहाँ उन्होंने द्वारिकानाथ शुक्ला को जमकर शराब पिलाई। इतनी शराब पिलाई कि फिर वो बुज़ुर्ग शुक्ला जी अपने होश हवास खो बैठे, अपने काबू में नहीं रहे और जब उनकी बहुत बुरी हालत हुई तो उनके पूरे शरीर पर इन तीनों लड़कों ने पेट्रोल छिड़क दिया और पेट्रोल छिड़क कर बुजुर्ग द्वारिकानाथ शुक्ला को जिंदा आग के हवाले कर दिया। आप सोचिए वो कैसा विभत्स, कैसा भयानक दृश्य रहा होगा जब एक आदमी को जीते जी आग के हवाले कर दिया जाए। द्वारिकानाथ शुक्ल छटपटाते रहे, लेकिन अकेले बुजुर्ग आदमी जिन्हें शराब पीने की वजह से होश भी नहीं था, सुनसान जगह, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था, वो तड़पते रहे, छटपटाते रहे और वहीं छटपटा कर जिस जगह पर उन्हें आग के हवाले किया गया था वहीं उनकी मौत हो गई। और ये तीनों लड़के इतने भयानक दरिंदे, विक्रांत, अनुज और शक्तिमान, कि इन तीनों ने द्वारिकानाथ शुक्ला को पूरी तरह से जलता हुआ देखा
और जब तक वो ये कंफर्म नहीं हो गए कि द्वारिकानाथ शुक्ल जल के मर चुके हैं और उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है, तब तक वो उस जगह से हिले भी नहीं। आखिरकार जब वो कंफर्म्ड हो गए, इस बात से कन्विंस्ड हो गए कि अब इस डेड बॉडी को देखकर कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये लाश किसकी है, तब वो वहाँ से हटे। असल में विक्रांत वर्मा जो है वो अपनी मौत को फेक करना चाहता था, यानी अपनी मौत की झूठी कहानी दुनिया के सामने दिखाना चाहता था, पेश करना चाहता था। वो दुनिया को ये बताना चाहता था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। सवाल यह है आखिर क्यों? तो इसके पीछे का जवाब है 10 लाख रुपए का कर्ज। असल में विक्रांत वर्मा नाम के इस नौजवान ने कभी सुल्तानपुर में पोल्ट्री के कारोबार के लिए 10 लाख रुपए का लोन लिया था। ये लोन वो चुका नहीं पा रहा था, पोल्ट्री के कारोबार में उसे नुकसान हुआ। फिर वो सुल्तानपुर छोड़कर भागा दिल्ली में जाकर उसने एम्ब्रॉयडरी का कोई नया काम शुरू किया, लेकिन उस एम्ब्रॉयडरी के काम में भी उसे लॉस हुआ, नुकसान हुआ, और वहाँ से फिर जो है वो सुल्तानपुर आया। इस बीच दिल्ली में उसकी मुलाकात अनुज और शक्तिमान नाम के 2 लोगों से हुई, जिनका ताल्लुक इत्तेफाक से सुल्तानपुर से ही था। इन दोनों लड़कों ने उसे ये आइडिया दिया कि अगर वो दुनिया की नज़रों में अपने आप को मुर्दा दिखा दे तो फिर बैंक वाले उसके पीछे नहीं पड़ेंगे और 10 लाख रुपए का लोन जो वो चुका नहीं पा रहा है उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। बस इन्हीं के शैतान खोपड़ी की वो उपज थी, या आइडिया था, जिसको विक्रांत वर्मा अमल में लाना चाहता था। और इसी प्लान के तहत इन तीनों दोस्तों ने मिलकर, विक्रांत, अनुज और शक्तिमान ने मिलकर एक ऐसे आदमी की तलाश शुरू की जिसे वो सॉफ्ट टारगेट बना सके, यानी आसानी से जिसे मार सके। और इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ड्राइवर द्वारिकानाथ शुक्ला को अगवा किया, और अगवा करने के बाद उन्हें जमकर शराब पिलाई। बेसिकली अगवा करने से लोग कई बार कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन जब आप किसी को मैलाफाइड इंटेंशन से, गलत इरादे से अपने साथ लेकर जाते हैं बिना बताए हुए कि आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है, तो वो किडनैपिंग के ही कैटेगरी में आता है। तो उस बुजुर्ग द्वारिकानाथ शुक्ला को इन लोगों ने अगवा किया, और अगवा करने के बाद जमकर शराब पिलाई और फिर उन्हें जीते जी आग के हवाले कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी। और उस आग के हवाले करने के बाद जब उनकी मौत हो गई तो इसने अपने मौत की झूठी खबर फैला दी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसी लड़के के बुजुर्ग पिता ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, और जब पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू की तो ये पता चल गया कि वो मरने वाला एक बुजुर्ग आदमी था, और जिसने कत्ल की साजिश रची थी वो ज़िंदा घूम रहा था। तो खैर, ये थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी पर आपका नज़रिया क्या है? लोग कितने अमानवीय हो गए हैं, कितने इनह्यूमन हैं कि अपने स्वार्थ की खातिर किसी बेगुनाह इंसान की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। दुश्मनी में किसी की हत्या कर दे तो भी वो बात समझ में आती है, हालांकि इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हत्या या कोई भी अपराध कोई अगर करता है तो उसे किसी भी एंगल से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते सिवाय आत्मरक्षा के। लेकिन दुश्मनी वाली बात फिर भी समझ में आती है कि गुस्सा था, रिवेंज लेना था। यहाँ तो कोई लेना देना ही नहीं था, फिर भी हत्या कर दी। कैसे लोग हैं वाकई? और आप प्लीज़ हमें बताइए कि ऐसे लोगों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे कातिल थे जो पुलिस के साथ और पीड़ित परिवार के पास मौजूद थे और लगातार पुलिस की माइंड को रीड कर रहे थे, ताकि वो खुद को अपनी पोल खुलने से बचा सके और पकड़े जाने से बचा सके। लेकिन उनकी पोल खुल गई और वो गिरफ्तार कर लिए गए। कैसे माइंड रीड कर रहे थे, किसका कत्ल उन्होंने किया था, अगर आप जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप वो कहानी सुन सकते हैं। उस स्टोरी में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। माला रॉय चौधरी ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा है कि एज अ बंगाली आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। ऑब्वियसली माला रॉय चौधरी भी बंगाली हैं और वो रिलेट कर पाती हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से प्राउड ऑफ यू कहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। राबिया जे खान ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। नीलेश जी का कमेंट है। महमूद आलम शेख, आई एम सॉरी, नाम चूँकि एक साथ जुड़ा हुआ है तो इसीलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। रोहित सिंह ने कमेंट किया है। मामूनी बोरगोहाई रेगुलर कमेंट करती हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। ये नॉर्थ ईस्ट से हैं, आसाम से। और जुएल राज ओमान से हैं, ये बांग्ला में इन्होंने कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है कि सुप्रतिम दादा 4 मास परे आबार কর্মস্থলে আসলাম, आबार আপনাকে এবং शम्स भाई के सुनची। वो मतलब ओमान लगता है वापस चले गए हैं, वो हमारे भारत से या फिर बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते होंगे और वहाँ जाकर वो हमें सुनते हैं, इन्होंने ऐसा लिखा है। थैंक यू वेरी मच। विकास गौर जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंडलेस ट्रैवलर्स के नाम से आईडी है, उन्होंने कहा है कि वो बहुत लंबे समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं। असलम पाशा ने कमेंट किया है। AM अमोलो इस तरह से एक है, तो एग्जैक्टली
पता नहीं, इन्होंने भी कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा अमीन रहमान का कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। मेहताब अली है, इदरिशी साहब का कमेंट है, जर्मन गुरिया, पता नहीं क्या है आईडी, मैं मतलब ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कमेंट किया है, स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। कविता जैन जी का कमेंट है, विनय नासवाले जी हमारे रेगुलर लिसनर है, रियल फैक्ट्स के नाम से एक आईडी है, एल के फैशन जी भी रेगुलर हमें सुनते हैं। मरियम मोहम्मद ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी लिखा है। प्रदीप भाम्बू जी रेगुलर कमेंट करते हैं, स्वागत आपका। विजेंद्र सिंह जी भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। तैयब ब्रदर के नाम से कमेंट है, या माफ़ कीजिएगा तैयब राठौर, आई एम सॉरी, बेस्ट स्टोरी टेलिंग उन्होंने लिखा है। हमारे एक और दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है कि नाइस स्टोरी टेलर, कुछ और सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल ये बात तो है ही, सुधार की ज़रूरत तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर आदमी में कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होती है, हर प्रोसेस में, हर सिस्टम में, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ। शशांक ने भी कमेंट किया है, पुनिया नामत के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। बैनर्जी सर जय हिंद लिखा है, बहुत धन्यवाद आपका। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है जिनका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सोनिया राय ने कमेंट किया है, स्वागत आपका। यूनुस शेख का कमेंट है, होमी राय, कमलेश वर्मा जी हैं, डिम्पल थापा और आशीही का कमेंट है। इसके अलावा सुष्मिता तिवारी ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। ये मध्य प्रदेश से हैं और इन्होंने लिखा है कि उन्हें मेरी कहानियाँ, मेरी स्टोरीज़ काफ़ी पसंद आती है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू इतने सारे कमेंट्स के लिए। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के कमेंट एक दिन में नहीं पढ़ सकता, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्लीज़ कमेंट करते रहिए, यूं ही हौसला अफजाई करते रहिए। फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।